कार्बन साइकिल क्या है? देखिए, कार्बन साइकिल का मतलब हो गया कार्बन की मात्रा, कार्बन की संरचना में बदलाव, कार्बन की संरचना में बदलाव से कार्बन का पुनः वही स्वरूप में बदल जाना कार्बन साइकिल कहलाता है। कार्बन की एनर्जी विद्यमान है भले ही संरचना में बदलाव हो जाए। आपने एनर्जी के लिए सुना होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना ही बनाई जा सकती है और ना ही समाप्त की जा सकती है, उसका स्वरूप बदलता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो इन दैट वे कार्बन के भी स्ट्रक्चर चेंज होते रहे, कार्बन के स्ट्रक्चर्स बदलते हैं, ऊर्जा विद्यमान है और वो दूसरी संरचना में बदल जाती है और फिर ऊर्जा हमें मिलती है। इसी क्रम में फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधनों की बात करेंगे। जीवाश्म ईंधन कार्बन के संयोजकों से निर्मित होते हैं जिनका लगभग 300 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए प्राकृतिक परिवर्तन के दौरान हुआ। जैव वैज्ञानिकों ने उस कालावधि यानी उस पीरियड को कार्बनीफेरस पीरियड माना। कार्बनीफेरस पीरियड का मतलब कार्बन के संरचना में बदलाव वाला पीरियड। तो fossil fuels is made up of carbon compounds which is formed due to natural changes occurred about 300 lakh years ago. Biologists named that period as Carboniferous period. ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में उस समय की वनस्पतियां जैव मंडल भारी दबाव के कारण पृथ्वी के गर्भ में समा गए और समयांतराल के दौरान उसकी संरचना में परिवर्तन के कारण नए स्वरूपों का जन्म हुआ और यह निक्षेप कार्बन की मात्रा की प्रक्रिया के तहत हुआ। अतः इसे कार्बनीकरण प्रक्रिया का नाम दिया गया, जिससे भारी मात्रा में वनस्पति निक्षेप में परिवर्तन से कोयले का और जीवाश्म निक्षेप के स्वरूप में परिवर्तन से पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैसों का निर्माण हुआ। वे रासायनिक व जैविक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मृत जीव कोयले में परिवर्तित होते हैं उसे कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और बेहतर रूप से समझिए, सपोज करिए कि जो आज से 300 लाख वर्ष पूर्व की स्थिति में हम चले जाएं, तो 300 लाख वर्ष पूर्व, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 300 लाख वर्ष पूर्व तो पृथ्वी कैसी स्थिति में रही होगी। ऐसा माना गया है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से विखंडित होकर एक ग्रह बना। तो सूर्य में विखंडन हुआ और कुछ सूर्य से छटक कर कुछ तत्व दूर जा गए, जिसमें पृथ्वी, मंगल ग्रह, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सैटर्न और जुपिटर जैसे कुछ ग्रह निर्मित हो गए अंतरिक्ष में। आगे धीरे धीरे ये खंड ठंडे होते गए। खंड के ठंडे होने की प्रक्रिया में इनमें चेंजेस होता गया। प्रारंभ में भूखंड टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन लगातार फ्रिक्शन पाते अंतरिक्ष में ये गोल पिंड के रूप में बदल गया। इनमें मैग्नेटिज्म पावर है, तो इन्होंने बहुत से गैसेस को अपने अंदर खींच लिया। अब इस प्रकार से पृथ्वी के आसपास से हो सकता है कोई धूमकेतु कभी गुजरा रहा हो, परिणाम स्वरूप उसने गैसेस पृथ्वी को दे दिया, पृथ्वी पर गैसेस का जन्म हो गया। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नियॉन, तमाम नाइट्रोजन इत्यादि गैसेस पृथ्वी पे जन्म ले लिए आ गए। इनके रिएक्शन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O और पानी का निर्माण हो गया। धीमे धीमे पृथ्वी ठंडी होने लगी और नए जीव जंतु पनपने लगे। मछलियों का विकास हुआ और देखते देखते मानव के रूप में, बंदर के रूप में जीव हमें दिखने लगे और काफी सालों वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद हम हमारी आज की आकृति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये पृथ्वी के विकास का एक लंबा इतिहास होगा जिसका कोई वीडियो नहीं हुआ, लेकिन एक कल्पना वैज्ञानिक विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर बनाते हैं। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज अगर 300 लाख वर्ष पूर्व हम चले जाएं तो ज्ञातव्य संसाधन या एविडेंसेस के आधार पे ये पता चलता है कि पृथ्वी पर जो आज बड़े पैमाने पे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ विद्यमान हैं, ये निक्षेपों से हुआ और ये निक्षेप उस समय के जीव जंतुओं से हुआ। जीव जंतु जो कि वनस्पति के रूप में थे और जीवों के रूप में थे। वनस्पतियों का निक्षेप कोयले के रूप में बदल गया और जीवों के जो निक्षेप हैं
वो पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में आज हमें प्राप्त होते हैं 300 लाख वर्ष पूर्व। अब जो जितनी मात्रा में इनको पाया जाता है उससे ये पता चलता है कि काफी बड़े पैमाने पर ये काफी बड़े जीव पृथ्वी पे विद्यमान रहे होंगे, वनस्पतियां भी काफी ज्यादा विद्यमान रहेंगी। कल मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाया था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पे चर्चा किया था, मैं उसी बात को फिर से रिपीट करूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो सकता है उस समय काफी ज्यादा रही हो, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी वनस्पतियां थी। बड़ी बड़ी वनस्पतियां होने का शक क्यों जाता है? बड़ी बड़ी वनस्पतियां होने का शक इसलिए जाता है क्योंकि ये वनस्पतियों का निक्षेप बहुत बड़े बड़े कोयले के खानों के रूप में विद्यमान है। तो छोटे मोटे या एक दो वृक्षों से इतने बड़े कोयले की खान नहीं बन सकती है। जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर ये वनस्पतियां रही होंगी और बड़े पैमाने पे बहुत बड़े बड़े वृक्ष ये वृक्ष रहे होंगे जो ये निक्षेपित हो गए। अब अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों को देखें तो 100 वर्षों तक हमारे पास पेट्रोलों को अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करने की पृथ्वी के गर्भ में समाई हुई पेट्रोल है। अब इसके अनुसार देखें तो उसी समय बहुत बड़े बड़े सरीसृप और जीव भी रहे होंगे, जैसा कि डायनासोर और ट्राइनासोरस युग में माना जाता है। तो ये सरीसृप, ये जीव, ये सब कुछ उस समय विद्यमान थे, लेकिन इनका स्वरूप आज बदल गया और आज ये हमें पेट्रोलियम पदार्थ और कोयले के रूप में ऊर्जा दे रहे हैं। इससे ये बात पता चलता है कि जो बड़ी बड़ी वनस्पतियों में ऊर्जा तभी था, वो आज 300 लाख वर्ष बाद भी ऊर्जा रखे है और आज हम कोयले को जलाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। और जो बड़े बड़े जीव उस समय थे उनकी ऊर्जा भले ही उस रूप में नहीं आज है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ और तमाम स्वरूप में वो आज हमें ऊर्जा दे रहे हैं, जिसपे बड़े बड़े यंत्र तंत्र और गाड़ियां इत्यादि आज दौड़ रही हैं। ऐसे ये पता चलता है कि ऊर्जा विनष्ट नहीं होती, उसका स्वरूप बदलता है। अभी देखा जाए तो पूरी प्रकृति ब्रह्मांड कार्बन की ऊर्जा के संघनन से बना है, कार्बन की संघनन से इनका निर्माण हुआ, ऊर्जा का स्वरूप बदल गया। अब ऊर्जा का स्वरूप बदलने को एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, ऊर्जा का स्वरूप बदला परंतु उसमें ऊर्जा है, कार्बन के स्वरूप बदले परंतु ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए हम इस कागज को लें तो इस कागज में ऊर्जा है। अगर आप देखें तो इस कागज में हमने चोट लगाने की हल्की फुल्की ऊर्जा है, इस कागज में एक अपना अस्तित्व है। अब इस कागज को देखते रहिएगा, ये कागज क्या है? इस कागज को देखा जाए तो इसमें ऊर्जा है, इसकी संरचना एक कागज के रूप में है, लेकिन किसी प्रकार का एक्सीडेंट और भारी दबाव के परिणाम से ये कागज का स्वरूप बदल गया, इस कागज का स्वरूप चेंज हो गया। लेकिन क्या इसमें ऊर्जा नहीं है? है। देयर इज इनफ पावर, एनर्जी, और उतनी ही ऊर्जा है जितनी ऊर्जा उस समय उसकी पूर्व की संरचना यानी कागज की संरचना में थी। कागज को जलाया जाता, एनर्जी हमें मिलती, और अभी हम इसको भी जलाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। इससे एक बात सिद्ध होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। ऊर्जा ना विनष्ट किया जा सकता है और ऊर्जा न निर्मित किया जा सकता है, उसके स्वरूप और संरचना में बदलाव होता है। तो इस उदाहरण से एक बात पता चलता है कि ऐसे ही कालांतर में 300 लाख वर्ष पूर्व ये वनस्पति और जीव जो पृथ्वी पर विद्यमान थे, इनके ऊपर किसी प्रकार का भारी एक्सीडेंटल स्वरूप एक्सीडेंट हुआ, या पृथ्वी के अंदर एक खिंचाव उत्पन्न हुआ, सक्शन फोर्स बना हो, या ऊपर से कोई ग्रह पिंड पृथ्वी पे आकर टकराया हो, सागर तलों की संरचनाओं में बदलाव हो गया हो, या खंड उठ करके अंदर की ओर समा गए हो, कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिससे कि ये वनस्पतियां और ये जीव पृथ्वी के गर्भ में जाके समा गए। पृथ्वी के गर्भ में समा गए
और इनकी संरचनाओं में बदलाव हो गया, और ये बहुत बड़ी मात्रा में जहां निक्षेपित हुए वहां आज हमें बड़ी मात्रा में रिजर्व्स दिखाई देते हैं। ये डायनासोर बड़े बड़े जीव एक जगह जाकर दफन हो गए, सड़ नहीं पाए, इसलिए उनकी ऊर्जा वहीं विद्यमान है और पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में आज हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। और इसी प्रकार से वनस्पतियां निक्षेप सड़ नहीं पाई, दब गई, भारी दबाव की वजह से उनकी संरचनाओं में बदलाव, जैसे अभी आपने इस कागज की संरचना में बदलाव भारी दबाव से देखा। और विद अ स्पैन ऑफ लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय की स्थिति के बाद परिवर्तन के स्वरूप इसके स्वरूप में बदलाव देखने को मिला और कोयले के रूप में बदल गया। तो इस प्रकार से मतलब ये है कि इसमें जो एनर्जी वो हो गई, दब गई या डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन दूसरी एनर्जी से भी उसका संपर्क हुआ, इसके कारण वो फ्यूल बन गई। नहीं, एनर्जी नहीं डिस्ट्रॉय हुई, एनर्जी वही है, उतनी ही है, वो एक जगह समाहित हो गई, स्ट्रक्चर में बदल हो गया। जैसे मैंने आपको इसकी एनर्जी जो थी पहले वो आज भी है, अगर हम इस कागज से देखें तो उतनी चोट उस समय भी लग सकती थी, अभी इसके स्वरूप में बदलाव हो गया तो अभी ये चोट दे सकती है। और अगर इसको जलाते तो कागज में जितनी ऊर्जा जलाने पे उस समय मिलती, आज भी हम इसको जलाएंगे तो इसकी ऊर्जा उतनी ही निकलेगी। नहीं, जैसे वो खराब नहीं हुई ना, जैसे जो सड़ नहीं पाई, सड़ नहीं पाई, सड़ती एनर्जी का उन पर प्रभाव पड़ा। हाँ। इसलिए इसी कारण से वो सड़ी नहीं ना। हाँ, डिकम्पोज नहीं हो पाई। अगर वो डिकम्पोज होता तो प्रकृति में उसकी ऊर्जा विलीन हो जाती, परंतु वो डिकम्पोज नहीं हो पाई, ऑक्सीजन के पास नहीं आ पाई। ऑक्सीजन से डिकम्पोजिशन होता पर पृथ्वी के गर्भ में समा गई और वहां उसे ऑक्सीजन नहीं मिला। जब ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो सड़ नहीं पाई, भारी दबाव की वजह से उसके स्वरूप में बदलाव हो गया। एक एग्जाम्पल और लूंगा, सपोज करिए कि एक व्यक्ति आपसे मित्रता नहीं करना चाहता, लेकिन आप गन पॉइंट आप रख दो और फिर कहो कि दोस्ती करो, तो वो आपसे दोस्ती करेगा एक मजबूरी में, लेकिन ऊर्जा उसमें विद्यमान है, वो आपका दुश्मन है तो वो दुश्मन ही है, जैसे ही आप बंदूक हटाएंगे वो तुरंत आप पर अटैक करेगा। इसी प्रकार से ऊर्जा का स्वरूप बदल गया, संरचना बदल गया, परंतु ऊर्जा विद्यमान है। तो सिमिलरली उस समय की वनस्पतियां निक्षेपित हो गई और आज कोयले के रूप में आज हमें विद्यमान मिल रहे हैं। और अगर हम झारखंड में देखते हैं तो कोयला का इतना बड़ा भंडार है कि अभी उसको हम कई सौ वर्षों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घटेगा नहीं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी पर इस क्षेत्र में, क्योंकि ये बाहर से तो कहीं लाकर डाली नहीं गई होगी, डंप तो की नहीं गई होंगी, जनरली इस क्षेत्र में यानी जहां आज हम रह रहे हैं, यहां बहुत बड़े बड़े विशाल काय, बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष रहे होंगे, तभी तो इतना बड़ा भंडार बन पाया, तभी तो इतना बड़ा कोयले की खान विकसित हो पाई। तो ये विशाल भंडार समाहित हो गया, अंदर दफन हो गया और दबाव के वजह से इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गया। अब अगर हम बॉम्बे हाई में देखते हैं, वहां पर पेट्रोलियम के हैं, मिडिल ईस्ट में जाएं तो विश्व का 40% पेट्रोलियम रिजर्व वहां पाया जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है। इसका मतलब उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे बहुत बड़े बड़े सरीसृप रहे होंगे, डायनासोर्स, और उनके पास बहुत ऊर्जा थी, लेकिन वो दफन हो गए और उनकी जो शरीर की ऊर्जा थी वो धीरे धीरे कंपल्शन, हैवी दबाव के साथ साथ बदल करके पेट्रोलियम पदार्थ एलपीजी गैस के रूप में परिवर्तित हुई। क्लियर हुआ, बात समझ आया आपको? ओके जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। ओके तो कोयला क्या है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। जीवों का अश्म है, जीवों के अवशेष हैं, ठीक है, और वो अवशेष ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, जो मुख्यतः कार्बन के संयोजकों से निर्मित होते हैं। अब इसमें उच्च श्रेणी के कोयले को हम पीट कहते हैं। उच्च श्रेणी के कोयले का मतलब हो गया जो काफी ज्यादा
प्रेशराइज्ड हो गया, जिनमें कार्बन के अणु और क्लोज कॉम्पैक्ट हो गए। तो अभी इसको हम और क्लोज कर दें, जितना ज्यादा उसके अंतर्गत एयर वैक्यूम कम होगा उतना बढ़िया वो कोयला ऊर्जा देगा, क्योंकि कार्बन का संघनन उसमें ज्यादा होगा। कार्बन का संघनन जितना ज्यादा होगा एनर्जी उसमें ज्यादा होगी। इसलिए अच्छे कोयले यानी अच्छे श्रेणी के कोयले यानी जब ज्यादा लंबे समय से काफी प्रेशर में कोयले रहे उनमें जो कार्बन का संघनन था ज्यादा हो गया, इसलिए जब वो जलते हैं तो वो एनर्जी ज्यादा देते हैं और धुआं कम देते हैं। इसलिए उच्च श्रेणी के कोयले और इनको बांटा गया। तो उच्च श्रेणी के कोयले को पीट कहा जाता है। इसके बाद क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो कच्चा तेल पृथ्वी तल में जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें तेल कुंड की संज्ञा दी गई है। पेट्रोलियम पदार्थ या तो केवल पृथ्वी की सतह के नीचे अत्यधिक गहराई या गहरे सागर के तल के नीचे प्राप्त होते हैं। अब गहरे सागर के तल के नीचे प्राप्त होते हैं, इसका मतलब समझिए, समुद्र का जो तल है इसका मतलब आज वो जो समुद्र है कल हो सकता है पूर्व में वहां पर पानी ना रहा हो या वह हिस्सा भूमि का धंस गया हो अंदर, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ है, या तो भूमि के घर पे या समुद्र के भूमि सी बेड के नीचे असीम गहराई में पाए जाते हैं, जो देखा जाए तो काफी ज्यादा मात्रा में पृथ्वी में विद्यमान है। नेचुरल गैसेस कैसे या इनका स्वरूप क्या होता है? नेचुरल गैसों में मुख्य रूप से मुख्य घटक मीथेन है, जो कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का गैसीय यौगिक है। अब यहां पर देखा जाए तो मीथेन को हम देखें तो कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 4 अणु इस प्रकार से जोड़ दिए गए, कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 4 अणु, फॉर्मूला है CH4। अब इसमें क्या है, इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं और उनकी इस जुड़ने से काफी एनर्जी उनमें विद्यमान है। अब आपको पता होगा कि फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी है, फ्यूजन की में ज्यादा एनर्जी है, जब संलयन होता है तो ज्यादा एनर्जी है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जनरली नॉर्मली एक साथ नहीं क्लोज आते, लेकिन हैवी प्रेशर के साथ कार्बन और हाइड्रोजन बहुत क्लोज में एक दूसरे से जुड़ गए। अब ये कैसे जुड़ गए? जाहिर सी बात है, काफी दबाव और काफी वर्षों के बीतने के साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन क्लोज आ गए, और जैसे ही आप एटमॉस्फेयर में खुले में लाते हैं तुरंत ही ये रिलीज होंगे, और जैसे ही ये रिलीज होंगे तुरंत एनर्जी निकलेगा। तो ये जान लीजिए एनर्जी इनके अंदर विद्यमान है और वही एनर्जी रिलीज होकर हमें अपने विभिन्न यंत्रों को चलाने में और गाड़ी को चलाने में प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये काफी बड़ी मात्रा में एनर्जी को अपने अंतर्गत रखते हैं। अब ये समझिए कि कार्बन और हाइड्रोजन कैसे एनर्जी को अपने अंदर रखे। ये कार्बन हाइड्रोजन जो है जनरली अगर आप जोड़ोगे तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन दबाव से जुड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्पेक्टर, एक पुलिस का या एक इंस्पेक्टर छोड़िए बड़े अहदा ले लें, एक SP और एक डॉन, उन दोनों से कहा जाए कि दोस्ती कर लें तो जनरली वो दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन अगर बीच में गन रख दें तो दोनों गले लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही गन हटाएंगे दोनों एक दूसरे से अलग होंगे और एनर्जी निकलेगी। ठीक उसी प्रकार से ये मीथेन बड़े जबरदस्त रूप से एक दूसरे से बाउंडेड है, लेकिन जैसे ही ओपन टू एयर में लाया जाएगा वैसे ही तुरंत एटमॉस्फेयर में विलीन हो जाएगा। अतः इसे हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं इस प्रकार से कि धीरे धीरे हमें एनर्जी दे और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता जाए, जिसमें हम कार्बोरेटर के माध्यम से अपने गाड़ियों में इनका प्रयोग करके गाड़ी चलाते हैं। और इसी तरीके से हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में तमाम अन्य इसी के स्वरूपों को रख करके LPG गैस से एनर्जी निकलते हैं। लेकिन अगर जैसे ही हम LPG को ओपन कर देंगे तुरंत वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। जितने ज्यादा दबाव के साथ जुड़े हुए हैं, जितने ज्यादा कार्बन अणु उनके साथ जुड़े हुए हैं, उतनी ही मात्रा में वो एनर्जी को रखें। इसी में प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन कई एक केमिकल कंपाउंड्स दिखाई देते हैं। अब मीथेन हमारे गैस सिलेंडर में भरा हुआ है, प्रोपेन भी ऐड किया गया, अब पता चल रहा है उसमें कार्बन के अणु हैं, अतः एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा है। और जैसे हम उसको एक जेट के थ्रू थोड़ा थोड़ा सा निकाल रहे हैं, हमारे घर में वो ईंधन का काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, कार चला रहे हैं, इन ईंधनों से हम अपना
वर्क कर रहे हैं, लेकिन तुरंत ओपन टू एयर करेंगे खट से ये विस्फोटक बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उड़ जाएंगे। इस तरीके से ये एनर्जी के स्रोत बने हुए हैं। क्लियर? बात समझ में आई आपको यहाँ पर? ओके, यस सर। जी सर।